उनमें सबसे डिफ़िकल्ट पेपर है। इस पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए मतलब काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने उनका ऑनलाइन वीडियोज़ भी देखे, ठीक है। तो वो बंदे कैसे पढ़ा रहे, मतलब आप उसको एक्सप्लेन, मतलब उस चीज़ को आप लोग समझ नहीं पाओगे। उन्होंने किस प्रकार जो भी डेरिवेशन है या जो भी थ्योरी हो उसको उन्होंने कैसे आपके सामने रखा है। लेकिन मैं आपके सामने हर एक चीज़ को अच्छे से खोलकर क्लियरिटी के रूप में सामने रखूँगा। लेकिन इसमें कुछ एक प्रॉब्लम है, वो मैं भी आपको बताऊँगा कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का अपने को क्यों रोल पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इस क्वांटम का अपने को रोल क्यों लगा, क्वांटम की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्वांटम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है कि अपना जो भौतिक विज्ञान है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है आपका क्लासिकल फिजिक्स है और एक है आपका मॉडर्न फिजिक्स। 1900 से पहले का, 1900 से पहले का जो भी फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है, और 1900 बाद का जो है आपका वो आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। क्लासिकल फिजिक्स बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक आए जैसे कृष्णिका वितरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या प्रकाश विद्युत प्रभाव, या कॉम्पटन प्रभाव। इन सभी टॉपिक को क्या करना पड़ता है कि इनमें बीच में जैसे अपन डेरिवेशन कर रहे हैं तो बीच में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका सॉल्यूशन ये क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाया। तो उसका सॉल्यूशन क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाया, तो फिर उसी समय एक नई फिजिक्स जिसको अपन बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स, उसका विकास हुआ। और उसके विकास होते ही सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट हुआ था मैक्स प्लांक, सबसे पहले मैक्स प्लांक नामक साइंटिस्ट ने सन 1900 में कुछ ऐसे टॉपिक दिए। उसके जो टॉपिक थे वो ये रहे आपके। पहला दिया उसने कृष्णिका वितरण, कृष्णिका वितरण जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक उसने दिया स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इन दोनों कर्व दिया और इन दोनों के द्वारा उसने नई फिजिक्स का या नई थ्योरी का विकास किया, वो कहलाएगा क्वांटम सिद्धांत, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स की अपने इसलिए आवश्यकता पड़ी। अब उसने कैसे किया, देखो मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा, आपको अभी से ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें जैसे अपन कोई टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं और टॉपिक सॉल्व करते करते बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसने कुछ वैल्यू मान के की, कुछ वैल्यू मानी इसने। और फिर उसके बाद उसने, जैसे अपन फोटोन देखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अपने फोटोन क्या पढ़ा कि फोटोन क्या होता है, एक ऊर्जा का ही पार्ट है और एक क्वांटा के रूप में होता है फोटोन। मतलब जो ऊर्जा होती है वो किसी वस्तु के अंदर एक बैंडल के रूप में, एक पैकेट के रूप में क्या होती है, सेविंग होती है। तो इसी प्रकार इसने क्या किया कि जब भी कोई बीच में टॉपिक आपका रुकेगा वहाँ उसने कुछ माना है कि कोई वैल्यू यह ना होकर ये इस प्रकार हो सकती है, और वो मानकर इसका उसने अलग से सोल्यूशन दिया, ठीक है। ये बात समझ में, मतलब कुल मिलाकर अपने को लैंग्वेज लिखनी है और लैंग्वेज से उसका अपने को डेरिवेशन आगे बनाना है। तो ये हो गया आपका क्वांटम, कि सन 1900 के बाद इस क्वांटम थ्योरी का विकास हुआ और मैक्स प्लांक ने सबसे पहले किया। चलिए अब अपन पढ़ेंगे, सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है कृष्णिका, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, कृष्णिका क्या होती हैं, एक ऐसा पिंड या वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, कृष्णिका कहलाती है। एक ऐसा पिंड या ऑब्जेक्ट, एक मिनट, एक ऐसा पिंड या ऑब्जेक्ट जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों का पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। पूर्णतः क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, आपकी कृष्णिका कहलाएगी, कृष्णिका कहलाता है।
डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना। देखो डेफिनेशन ये कह रही, ऐसा आपके पास कोई पिंड या वस्तु होगी जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दे रही, चाहे उसकी वेवलेंथ कितनी भी हो सकती है, 0 से लगाकर इन्फिनिटी तक की जितनी भी तरंग दे रही है, उनके विकिरणों, उनके जो रेडिएशन हो गए उनको पूर्णतः अवशोषित कर लेगा। यही कंडीशन क्या कहलाएगी? ब्लैक बॉडी कहलाती कृष्णिका। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो इसको अवशोषित करने के लिए क्या होगा, कोई एक आपके पास वस्तु लेंगे अपन, फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने कोई वस्तु ली, ऐसे थोड़ा डायग्राम सही नहीं बनता है मेरे से, आपको पता है अच्छे से। ये अपन ने कोई वस्तु ली, ओके, और ये वस्तु की आपकी ये वस्तु है, और इसकी हमेशा ध्यान रखनी, अपने को जो दीवार है पृष्ठ वो हमेशा काला रखना है। ये आपका पृष्ठ पूरा क्या हो गया? ब्लैक हो गया। पृष्ठ आपका क्या हो गया? ब्लैक हो गया। और ये मैं कोई किरण गुजार रहा हूँ, तो बाहर से जो किरण आ रही, देखो ये आपकी बाहर से किरण आ रही है, इसको पूरे को आप काला कर दीजिए, ठीक है। बाहर से ये कोई किरण है आपकी, ये किरण बाहर से आ रही, ये आपका भी एक छिद्र है, ठीक है। यहाँ से किरण आई, पहले यहाँ टकराएगी, पूरी तरीके से अवशोषित है, यहाँ टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित हुई, और परावर्तित होने के बाद फिर आपकी किरण गई, ये ऐसे परावर्तित हुई, और परावर्तित होने के बाद आपकी किरण इस दूसरी जगह जाकर टकराई, ऐसे परावर्तित होने के बाद आपकी किरण यहाँ जाकर टकराई, पहले यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, और उसके बाद ऐसे कंटिन्यू टकराएगी। 1 मिनट में वापस बनाता हूँ डायग्राम सही नहीं बन रहा आपका। ये मैंने कोई लिया, ओके, और यहाँ से कोई किरण अंदर की तरफ आई, ये इस छिद्र से किरण अंदर घुसी, यहाँ टकराने के बाद परावर्तित हुई, रिफ्लेक्टेड होने के बाद यहाँ से किरण यहाँ गई, वापस रिफ्लेक्ट हो रही, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से अवशोषित करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। फिर यहाँ से आपकी किरण वापस ऐसे बार बार टकरा के इधर गई, ओके, यहाँ से टकराने के बाद वापस ऐसे आई, और इधर से टकराने के बाद एक समय ऐसे आएगा जहाँ अंदर ही वो क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार की जो आपकी ये कृष्णिका होता है आपका, ये पिंड, ये वस्तु है, वो क्या कहलाएगी? आपकी कृष्णिका कहलाती है, ठीक है। एक कोटर लिया, आप चाहे तो इसको कोटर दे सकते हो या वस्तु दे सकते हो। इसका अंदर का जो सतह है वो पूरी क्या है? काली है, और अंदर ही अंदर ये गई किरण, और बाहर परावर्तित होकर अंत में एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर ये पूरी तरीके से अवशोषित हो गई। अब अपन देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण किसे कहेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा कि जब किसी वस्तु को नियत ताप, टेम्परेचर को अपन कांस्टेंट लग रहे, जब किसी वस्तु को नियत ताप T पर रखा जाता है, जब किसी वस्तु को नियत ताप T पर रखा जाता है, तब कोटर के अंदर, तब वस्तु के अंदर की दीवारों के परमाणु, वस्तु के अंदर की दीवारों के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। और फिर क्या होगा? जो कोटर के अंदर की दीवारों, जो कोटर यानी वस्तु है ना, जो वस्तु के अंदर की दीवारों, जो वस्तु के अंदर की दीवारों द्वारा परावर्तित, अंदर की दीवारों द्वारा परावर्तित व अवशोषित
परावर्तित व अवशोषित होते रहते हैं, परावर्तित व अवशोषित होते रहते हैं, जिससे कोटर यानी वस्तु है ना, जिससे कोटर के अंदर का संपूर्ण भाग, कोटर के अंदर का संपूर्ण भाग विद्युत चुंबकीय विकिरण से भर जाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण से भर जाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण से भर जाता है, जिसमें लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर इन्फिनिटी तक की तरंग दैर्घ्य के विकिरण होते हैं, जिसमें लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर इन्फिनिटी तक की तरंग दैर्घ्य के क्या होते हैं, विकिरण होते हैं। ओके, अब कोटर की दीवार में जो है ना, कोटर की दीवार में कोटर की दीवार में बने छिद्र, कोटर की दीवार में बने छिद्र में से विकिरण, कोटर की दीवार में से बने छिद्र में से विकिरण बाहर उत्सर्जित होते रहते हैं, बाहर उत्सर्जित होते रहते हैं। इन्हीं विकिरण को ही अपन, इन्हीं विकिरण को ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन्हीं विकिरण को ब्लैक बॉडी विकिरण कहते हैं। यह आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन कंप्लीट है। देखो वापस देखना ध्यान से, एक चीज़ ध्यान रखना, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहेंगे, दो अलग अलग डेफिनेशन। और आपको हर साल बीएससी थर्ड ईयर का आप जो पेपर हो क्वांटम मैकेनिक्स का, आप उठा के देखना, कुछ न कुछ इसकी डेफिनेशन, कभी आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन पूछ ली या कभी आपको ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन पूछ ली। ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसा पिंड या वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दैर्घ्य होती है उनके विकिरणों को क्या करता है, पूरी तरीके से अवशोषित कर लेगा, अंदर ही अंदर उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ये कंडीशन कहलाती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये आपके सामने देखो, ये आपका कोटर है, आप इसको चाहो तो कोटर अथवा वस्तु कुछ भी नाम दे सकते हो, कोटर होगी। और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कोटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें एक किरण आया, देखो यहाँ से किरण निकला, ये यहाँ से टकराया, यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, परावर्तित हुआ, वापस यहाँ टकराया, बार बार इन दीवारों से टकरा रहा है और अंदर ही अंदर क्या हो गया, अवशोषित हो गया। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण क्या कहते हैं, तो उसकी कंडीशन इसी डायग्राम को देखते हुए अपने को क्या करना है, जब किसी वस्तु को, ये वस्तु होगी आपकी कोटर, जब किसी वस्तु को नियत ताप T पर रखा जाता है, कोई टेम्परेचर है उसके ऊपर अपन इसको रख रहे हैं, तब वस्तु के अंदर की दीवारों, ये वस्तु के अंदर है, ये जो दीवार है उसके ऊपर जो परमाणु है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, आप सभी को अच्छे से पता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो अपन ने मैक्सवेल ने बताया था, विद्युत और चुंबकीय, मतलब एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें ऊपर का पोर्शन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और नीचे का पोर्शन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण। जो ये दीवार है उसके परमाणु क्या करेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। जो वस्तु के अंदर की दीवार, ये अंदर की दीवार देखो डायग्राम दिख रहा है, इसके द्वारा बार बार क्या होंगे, यहाँ पर ये परावर्तित होंगे और अवशोषित होते हैं। वस्तु के अंदर की दीवारों द्वारा परावर्तित वे अवशोषित होते रहते हैं, जिससे वस्तु के अंदर, वस्तु वही कोटर के अंदर का संपूर्ण भाग क्या हो जाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण से भर जाता है। इसके अंदर का पूरा भाग किससे भर जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या होता है, भर जाता है। और जिसमें लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर इन्फिनिटी, मतलब 0 से लगाकर अनंत तक की सारी तरंग दैर्घ्य उसके विकिरण होते हैं। और कोटर की दीवार में एक छिद्र बना हुआ, देखो ये छिद्र बना हुआ है कि कोटर की दीवार में बने छिद्र में से विकिरण बाहर उत्सर्जित होते रहते हैं। इन्हीं विकिरण को अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी विकिरण कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ये विकिरण क्या कहलाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाएगा। भाई चुंबकीय विकिरण, भाई कृष्णिका विकिरण किसे कहते हैं कि
एक वस्तु है, ये वाली क्वार्टर हो गया, जिसको अपन ने नियत ताप टी पर रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी वस्तु की दीवारों पर जो परमाणु होते हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, उत्सर्जित होते रहते हैं। तो जो बार बार इन दीवारों से टकराकर परावर्तित और क्या होते हैं, अवशोषित होते रहते हैं, जिससे इस वस्तु के अंदर का पूरा भाग क्या हो जाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लैम्डा बराबर 0 से लगाकर लैम्डा बराबर अनंत तक की विद्युत चुंबकीय विकिरण इसके अंदर विद्यमान होती हैं। और जैसे ही इस किरण में से कोई अगर अंश बाहर निकलता है तो वही आपका विकिरण कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाता है। इस विकिरण में एक लाइन और लिख सकते हैं अपन, इस विकिरण में सभी संभव, इस विकिरण में सभी संभव तरंगदैर्घ्य के अंश विद्यमान रहते हैं, सभी संभव तरंगदैर्घ्य के अंश विद्यमान रहते हैं। ओके, इस विकिरण में क्या हो गया, सभी संभव तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा बराबर 0 से लगाकर आपके लैम्डा बराबर अनंत तक के सभी इसमें रेडिएशन क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। ओके, ये आपका ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। और अब मैं आपको बताऊंगा एक डेफिनेशन है जो आपके आगे बहुत काम आएगी। कृष्णिका की वर्णक्रमी, जिसको चाहे आप स्पेक्ट्रमी भी बोल सकते हो, कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, कृष्णिका की वर्णक्रमी या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ई लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ई लैम्डा, कृष्णिका की वर्णक्रमी उत्सर्जन स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है, ई लैम्डा। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, किसी निश्चित ताप T तथा तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लैम्डा पर विकिरण ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये आपको अच्छे से पता है ना, प्रति एकांक, लाइन का यहाँ पकड़ना, लाइन को पकड़ना, लाइन क्या बोल दी, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पर प्रति एकांक तरंगदैर्घ्य परास है, प्रति एकांक तरंगदैर्घ्य परास है। ओके, मैं एक बार देखिए आपको एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ई लैम्डा कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ई लैम्डा बराबर हो गया आपके प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो नीचे तो मैं लिखूंगा एकांक क्षेत्रफल, नीचे मैंने क्या लिख दिया, एकांक क्षेत्रफल इनटू, वापस देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड, नीचे भी वापस क्या आएगा, आका सेकंड, और तरंगदैर्घ्य परास। देखो फॉर्मूला बनाना सीखिए आप, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़, फॉर्मूला कैसे बना रहे वो चीज़ देखिए आप। मैंने आपको क्या बोला, डेफिनेशन ही आपको कोई नहीं बताएगा, डायरेक्ट इसका मैं ये यूनिट क्या होती, ये मैं आपको यूनिट निकाल रहा हूँ, इसकी जो इकाई होती है वो कैसे आ रही। तो चलो सबसे पहले देखिए कि निश्चित ताप पर जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, उस पर जो विकिरण ऊर्जा होती है वो प्रति एकांक आती है, डिवाइड के नीचे आ जाता है उसका मान, प्रति एकांक क्षेत्रफल, मैंने यहाँ लिख दिया एकांक क्षेत्रफल पर, एक मिनट ये थोड़ा सही नहीं लिखा गया, लैम्डा प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पर प्रति एकांक तरंगदैर्घ्य परास है, प्रति एकांक तरंगदैर्घ्य परास है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना, देखो तरंगदैर्घ्य परास के लिए क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा, ये पूरा इक्वल किसको होगा, वर्ग के, कार्य के क्यों होगा, क्योंकि कार्य करने के लिए मतलब अपने को ये तरंगदैर्घ्य परास 0 से इन्फिनिटी तक जा रही, तो कुछ समय में कुछ तो कार्य हो रहा है ना, कुछ समय में क्या हो रहा है, कुछ तो कार्य हो रहा है।
तो आपको पता है ई लेमडा बराबर ऊपर तो हो गया W, एकांक क्षेत्रफल को ऊपर लिखते हैं मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि W अपॉन सेकंड ये किसका मात्रक होता है, पावर P का मात्रक होता है, और इसका जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं अपन वाट से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाट से। तो ई लेमडा का मात्रक हो गया आपके पास वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्ट ई लेमडा का मात्रक हो जाएगा, ई लेमडा इक्वल टू वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ई लेमडा कृष्णिका की स्पेक्ट्रम, उसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पर जो तरंगदैर्घ्य की परास है वो आपकी कहलाती है कृष्णिका की स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता। ये अच्छे से देखो आप, हर एक चीज़ है ना आप नोट कर सकते हो अपने को। आपको क्या करना है, हर एक चीज़ का नोट्स बनाना है ताकि आपके बाद में कोई इजी ना हो, मतलब आराम से आप हर चीज़ को घर बैठे सॉल्यूशन कर लेते हो। एक चीज़ और आप अच्छे से समझ लेना, सारा सॉल्यूशन मैं यहाँ सामने करा रहा हूँ आपको, आपको बुक वुक कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। चलो आगे चलिए, आगे अगला आपका टॉपिक है वो है वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण वक्र। वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण वक्र, वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण वक्र, मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कर्व, वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण वक्र, ठीक है। ये आपकी अंडरलाइन हो गई। अब मैं सबसे पहले बना रहा हूँ, देखो ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे आ रहा है वो देखते हैं अपन कि इसका जो ग्राफ आया वो ऐसा आया। ध्यान से देखिएगा आप, आपको भी ऐसे कैसे ही बनाना है कर्व। ये इधर ले लिया अपन ने स्पेक्ट्रमी, वही वर्णक्रम एक ही बात है ना, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। जिसको अपन किसे लिखते हैं, ई लेमडा से, ओके। ये आपकी हो गई, और नीचे हो गई आपकी वेवलेंथ लेमडा, ओके। मैंने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पर इसका अलग अलग ग्राफ बनाया, जो इस प्रकार आया, देखिएगा आप, अलग अलग टेम्परेचर पर जो आपका ग्राफ आया वो ऐसा आया। सॉरी एक मिनट, अलग अलग टेम्परेचर पर अपन देखते हैं, अलग अलग टेम्परेचर होगा वो ऐसे बनेगा, ओके। ये देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया आपका ग्राफ क्या आता गया, अलग अलग आता गया। ये मान लिया अपन ने टेम्परेचर T1 पर है, ये मान लिया अपन ने T2 पर है, और ये मान लिया अपन ने T3 पर है। देखो ये यहाँ पर मैक्सिमम पहुँचा, मैक्सिमम मान लिया यहाँ पर अपने पास अधिकतम तरंगदैर्घ्य लेमडा m, जो पहले वाले टेम्परेचर के लिए होगी मैं इसको क्या मान लेता हूँ m1, ठीक है, लेमडा m1। इसी प्रकार ये दूसरे वाले के लिए आ गई अधिकतम वेवलेंथ, इसको मैं क्या लिखूँगा, लेमडा m2 से। ऐसे कैसे आप तीसरे वाले के लिए ऐसे बता सकते हो, इसको अपन हल्का सा इधर लेंगे, थोड़ा सा क्या ये अलग अलग, मतलब कंटिन्यूस जाएगा ग्राफ लेकिन आपका अलग अलग वे में आएगा, ओके। चलो ये आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका लेमडा m3। ये इधर जो मैक्सिमम मान आ रहा है ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आगे लेता हूँ मैं, ई लेमडा m1 अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, ठीक है। आपको क्या करना है कि स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा एवं लेमडा के मध्य खींचा गया ग्राफ जो है वो आपका कहलाता है वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण वक्र, ठीक है। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आप क्या दोगे कि परिभाषा इसकी हो जाएगी, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र ई लेमडा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको फुल में लिख सकते हो ना।
स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा वे अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर ई लैम्डा T1 T2 एंड T3 पर वेवलेंथ लैम्डा के मध्य खींचा गया आरेख वर्णक्रमीय ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब मैं इसकी लिखूंगा विशेषताएं। अब अपने को इसकी क्या पढ़नी है, विशेषताएं क्या होगी। आइए जी विशेषता में। ओके, तो सबसे पहले नंबर 1 विशेषता। नंबर 1 विशेषता क्या हो जाएगी आपकी कि प्रत्येक ताप पर कृष्णिका के प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरण, कृष्णिका के प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। लेकिन पहले मैं लिख लेता हूँ ना, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्यों के विकिरणों की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्या हो गया, विशेषता होगी। अलग अलग टेम्परेचर देखो T1 T2 T3, आप अलग अलग टेम्परेचर देखिए T1 T2 T3। एक चीज़ और, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा T3 ज़्यादा होगा T2 से, इसी प्रकार T2 से कौन ज़्यादा होगा, T1 ज़्यादा होगा। तो अलग अलग ताप पर कृष्णिका के प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के क्या होते हैं, विकिरण उत्सर्जित। अलग अलग ताप पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य हो रही, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के क्या हो रहे हैं, विकिरण उत्सर्जित होते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य देखो, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए विकिरणों की मात्रा भी क्या होगी, भिन्न। देखो लैम्डा M1 के लिए ई लैम्डा M1 अलग अलग आ गया, लैम्डा M2 के लिए ई लैम्डा 2 अलग अलग आ गया। ठीक है, दूसरी विशेषता लिखेंगे अपन। दूसरी लिखेंगे कृष्णिका के विकिरणों का ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका के विकिरणों का ऊर्जा वितरण वक्र सतत यानी कंटिन्यूस सतत होता है। कृष्णिका के विकिरणों का ऊर्जा वितरण वक्र क्या होता है, सतत। देखो डायग्राम देखना, अलग अलग टेम्परेचर, बिल्कुल अलग है कि कंटिन्यूस, सारे एक समान चलते हैं, बस अलग अलग टेम्परेचर पर अपना लेवल क्या हो गया, इनका अलग अलग हो गया। ओके, तीसरी विशेषता देखो, विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थर्ड ईयर के पेपर उठाना, बीएड वाले BSc थर्ड ईयर, उनमें देखना आपको कितनी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तीसरा लिखेंगे अपन, ताप में वृद्धि करने पर प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों के मान में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों के मान में भी वृद्धि होती है। चलो डायग्राम देखिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विकिरण का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, जैसे जैसे ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो प्रत्येक तरंगदैर्घ्य, हर तरंगदैर्घ्य देख ले, उसके विकिरणों के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। चौथा पॉइंट आ जाएगा आपका, किसी निश्चित ताप पर वेवलेंथ में तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होने से ई लैम्डा वापस नहीं बोलूँगा, आपको पता है कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, वेवलेंथ में वृद्धि होने से ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है। ई लैम्डा का मान क्या होता है, पहले बढ़ता है, तथा एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य
एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य जिसको अपन बोलेंगे लैम्डा एम, एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम पर अधिकतम मान ई लैम्डा एम प्राप्त होता है। विशेषताओं में भी अभी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा विशेषताओं में कैसे आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। देखो देखिएगा आप एक चीज़, क्या चीज़ है कि किसी निश्चित ताप पर वेवलेंथ में अपन ने तरंग दैर्ध्य में वृद्धि की, ई लैम्डा का मान पहले बढ़ा, देखिए डायग्राम, आपने वृद्धि की, ई लैम्डा का मान बढ़ा और एक निश्चित ताप यहाँ पर मान लो ये हो गया आपका एक निश्चित ताप, और एक निश्चित ताप पर जाते ही इसका मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, लैम्डा एम लिख गया, और लैम्डा अपन पर अपने को अधिकतम उत्सर्जित क्षमता ई लैम्डा एम प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आपका ये चौथा पॉइंट है, किसी निश्चित ताप पर वेवलेंथ में वृद्धि होने से ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है और एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम यानी अधिकतम तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम मान क्या हो जाता है, ई लैम्डा एम आपको प्राप्त होता है। ओके, 5वें नंबर की अपन करेंगे अब विशेषता, इसकी 2-3 विशेषता हैं अपने को देखनी इसकी। नंबर 5, 5वीं विशेषता क्या आपकी, कृष्णिका की ई लैम्डा एम लिख ले रहा हूँ, देखो अधिकतम वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग दैर्ध्य ई लैम्डा एम के संगत तरंग दैर्ध्य ई लैम्डा एम के संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम का मान ताप में वृद्धि करने से लघु तरंग दैर्ध्य वापस घटेगा मान, लघु तरंग दैर्ध्य मतलब मान कम हो रहा है, मान का घटना, लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है, लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। ओके, पढ़िए, कृष्णिका की ई लैम्डा एम के संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम का मान, ये मैक्सिमम चला गया, ई लैम्डा एम यहाँ पर आ गया आपका मैक्सिमम, ई लैम्डा एम इसके संगत दैर्ध्य लैम्डा एम का मान। अब अगर आप टेम्परेचर में वृद्धि करोगे तो तरंग दैर्ध्य आपकी क्या होगी, लघु तरंग दैर्ध्य वापस घट रही है, पहले इंक्रीज अब क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़ और, ये आपका पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉइंट नंबर 5 आपका क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थात वापस इसी को चेंज करके मैं लिखूंगा, अर्थात लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैंग्वेज समझ में आई नहीं, कृष्णिका के परम ताप T के क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। कैसे, लैम्डा एम, अब आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो अपन टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, या इसी को अगर मैं आगे लिखना चाहूँ तो आप इसको इधर पक्षांतर कीजिए तो लैम्डा एम टी बराबर किसका आ जाएगा, कांस्टेंट, लैम्डा एम टी किसके कांस्टेंट आ जाएगा, और इसी को अपन लिखेंगे बी से, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अपन बी से। तो आपका जो नया नियम बना लैम्डा एम टी वो किसके बराबर हो जाएगा, बी, एक कोई नियतांक है और ये आपका क्या हो गया, नियतांक, लैम्डा एम टी इक्वल टू बी, आपका नियतांक आ गया। और अर्थात यहाँ से अपन लिख सकते हैं लैम्डा एम तथा ताप T का गुणनफल, लैम्डा एम तथा ताप T का गुणनफल नियत रहता है, लैम्डा एम तथा ताप T का गुणनफल क्या रहता है, नियत रहता है।
जहाँ b एक नियतांक है, जहाँ b एक नियतांक है जिसे कौन सा नियतांक बोलेंगे, विन, जिसे विन, जिसे विन नियतांक कहते हैं। जिसे कौन सा नियतांक बोलेंगे अपन, विन नियतांक कहते हैं। और इस नियम को वीन का विस्थापन नियम, इस नियम को वीन का विस्थापन नियम ब्रैकेट में लिखेंगे अपन वीन डिस्प्लेसमेंट, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। ये आपका पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीन का विस्थापन नियम निकलेगा। पांचवें पॉइंट से क्या निकलता है, वीन का विस्थापन नियम। कैसे निकलता है वीन का विस्थापन नियम, आप देखो ई लैम्डा एम के संगत तरंग दे रही, ई लैम्डा एम मैक्सिमम मान आ गया। अब जब आप लैम्डा एम का मान वृद्धि करोगे, ताप में वृद्धि करोगे, तो लघु तरंग दैर्घ्य की ओर मान इसका क्या हो रहा है, घटता है। तो अर्थात लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परम ताप टी के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, दोनों अपोजिट हो गए। तो लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t, और फिर अपन इसको इधर ले गए लैम्डा एम टी बराबर कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, बी से। तो अर्थात लैम्डा एम तथा ताप टी दोनों का गुणनफल क्या रहता है, नियत रहता है। और बी क्या है, नियतांक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वीन नियतांक कहते हैं। और इस नियम को अपन क्या बोलेंगे, वीन का विस्थापन नियम। बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वीन का विस्थापन नियम क्या होता है, तो वीन का विस्थापन नियम आपको बताना है, ये लैम्डा एम टी बराबर बी। अब आप चाहो तो बी का मान भी लिख सकते हो। बी का मान ये होता है, बी का मान होगा, बी किसका गुणा है, लैम्डा एम इंटू टी। तो बी का मान होता है आपके सामने बी का मान 2.898 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या आएगी, यूनिट देखिए, तरंग दैर्घ्य किस में होती है, मीटर में, और टेम्परेचर किस में होता है, सेकंड। टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में। तो मीटर इंटू केल्विन, ठीक है। ये आपके पास बी का मान हो गया। ओके, कितने हो गए आपके पॉइंट, 5 पॉइंट हो गए। अब है आपका छठा पॉइंट, अभी और पॉइंट है, अभी बाकी है आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके 2 तो इसमें नियम निकलेंगे, 5-6 जो भी नियम विशेषता है उसमें से आपके 2 तो क्या निकलते हैं, नियम निकलते हैं। छठा नियम पढ़िए आप कि जो वक्र है, वक्र में ई लैम्डा यानी उत्सर्जन क्षमता तथा लैम्डा के मध्य का क्षेत्रफल, लैम्डा के मध्य का क्षेत्रफल, उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता, उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता ई के बराबर होता है। कुल उत्सर्जन क्षमता ई के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो ग्राफ है ना आपका, ये वाला, ये लैम्डा हो गई, और ये क्या हो गया, ई लैम्डा। ये पूरा, ये जो आपका क्षेत्रफल हो गया, इसके मध्य का क्षेत्रफल, ये उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात वापस एक नया नियम बनेगा यहाँ से, अर्थात ई आपकी क्या है, कुल उत्सर्जन क्षमता, कुल उत्सर्जन क्षमता ताप T के चतुर्थ घात के, कुल उत्सर्जन क्षमता ताप T के चतुर्थ घात के समानुपाती होती हैं। नया नियम आ रहा है ये भी, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर सकते हो।
चौथा नियम निकल रहा है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है कि कुल उत्सर्जन क्षमता ई ताप टी की क्या होती हैं, चतुर्थ घात के समानुपाती होती हैं। तो आप लिख सकते हो कि ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ई प्रोपोर्शनल तो आप क्या लिख सकते हो, टी की पावर 4। और वापस अपन इसको देखते हैं, इसको जो निकालते हैं ना कृष्णिका की, इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता टोटल आएगी, वो आपको क्या करना है, ई बराबर पूरे का इंटीग्रेशन, अपन आपको पता है जब कोई पूरी वैल्यू निकालते हैं उसका समाकलन कर देते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक समाकलन हो जाएगा ई लेमडा और डी लेमडा, ठीक है ना। ऐसे निकालेंगे कुल उत्सर्जन क्षमता ई बराबर 0 से इन्फिनिटी ई लेमडा डी लेमडा, इसके अंदर इसकी कुल उत्सर्जन क्षमता आ जाएगी। तो ई बराबर नया जो आपका फॉर्मूला बनाएंगे, इसको उठाएंगे, कॉन्स्टेंट लगाएंगे सिग्मा T4। ई बराबर आपका क्या बन जाता है, सिग्मा T4, जहाँ सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं, जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्टीफन नियतांक कहते हैं। और इसका जो मान होता है सिग्मा का मान वो होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸। अब देखिए सिग्मा का मान निकाल दें, तो सिग्मा का मात्रा कैसे निकालते हैं, सिग्मा का मात्रा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई अपॉन टी की पावर 4। ये फॉर्मूला हो गया ना, इसको अपने को अलग से लिखना है, इसको आप देखिएगा नहीं, ई अपॉन टी की पावर 4 है, तो ई अपॉन टी की पावर 4 का ई का मात्रा क्या होता है आपको पता है, वाट पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का मात्रा क्या होता है, केल्विन की पावर 4। तो आपका सिग्मा का स्टैंडर्ड जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। बहुत अच्छा नियम आपका ये। इस नियम को स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहते हैं। इस नियम को स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, तो बहुत ही अच्छा नियम है। एक तो आया आपके कौन सा नियम आया, वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम कैसे आता है कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता परमताप टी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से आपका वीन का विस्थापन नियम। लेकिन फिर मैंने आपका छठा पॉइंट उसमें क्या बताया कि जो ग्राफ के अंदर ई लेमडा और लेमडा है उसके मध्य का जो क्षेत्रफल है उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो देखो इस कंडीशन में जो कुल उत्सर्जन क्षमता होगी ई, वो चतुर्थ घात टी के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ई प्रोपोर्शनल तो क्या बना आपके सामने, टी की पावर 4, ये देखते जाना आप है ना। तो अब हो गया आपके पास, इसको ऐसे निकाल सकते हैं फॉर्मूले को, और इसको हटाएंगे, एक मात्रक लगाएंगे, ई बराबर सिग्मा T4, जहाँ सिग्मा आपका क्या हो गया, कांस्टेंट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, और ये नियम आपका क्या कहलाता है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। ये आपका पांचवा और छठा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके विशेषता है। एक लास्ट विशेषता और बची है, वो आपकी विशेषता नंबर 7 है। सातवीं विशेषता हो जाएगी आपकी कि अधिकतम वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता, जिसको मैं लिखूंगा ई लेमडा एम। अधिकतम वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता किसको लिख रहा हूँ, ई लेमडा एम। इसका देखो ई लेमडा एम का मान ताप टी के पंचम 5 टाइम्स के, ताप टी के पंचम घात के समानुपाती, ताप टी के पंचम घात के समानुपाती होता है। ओके, क्या लिख सकते हैं अपन, लिखिएगा ई लेमडा एम इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर क्या हो गया 5। ये आपकी विशेषताएं कंप्लीट, ये आपकी विशेषताएं क्या होगी, कंप्लीट होगी। देखो ई लेमडा एम है वो तो ताप टी की घात के 5 के समानुपाती होगा, जबकि अधिकतम जो उत्सर्जन क्षमता ई है वो क्या होता है, ताप 4 के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊँगा,
इसके मैं बाद में कुछ क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ तक पढ़ा है उसका। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको बताना है, कृष्णिका विकिरण किसे कहते हैं? कृष्णिका विकिरण किसे कहते हैं? पहला नियम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है ना। कृष्णिका विकिरण किसे कहते हैं? दूसरा, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी एक मिनट, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र का चित्र बनाते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। चित्र बनाते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। ओके। और तीसरा क्वेश्चन है, वीन का विस्थापन नियम को परिभाषित करो। वीन का विस्थापन नियम क्या है? और चौथा क्वेश्चन है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को परिभाषित करो। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को परिभाषित करो। ओके, दोनों नियम हो गए आपके। उधर वो क्या होता है और ये चीज़ क्या होती है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से आप रिकॉल करना है और इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।